ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अब मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन करूंगा और आज क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, ओके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन। क्या आपको मेरी स्क्रीन अब दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक बेसिक सा रूल है कि जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तब आप अनम्यूट होना, अदरवाइज म्यूट रहना, जिससे कि किसी और को बीच में इको ना आए, आवाज ना आए। तो ओनली क्वेश्चन पूछने के टाइम या फिर जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो अब आप अनम्यूट होना। ओके, सो आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम श्रीकांत है और मैं एक आईटी एक्सपर्ट सारा नाम की कंपनी रन करता हूँ। साथ में मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, जो कि लास्ट 12-13 साल से मुझे अराउंड 12.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे आईटी इंडस्ट्री में। और साथ में मैं लास्ट 10 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग इज काइंड ऑफ अ पैशन फॉर मी। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेरा जॉब है और मेरा काम है, तो वो मैं करता हूँ। और जो हमारा ये बेसिकली कोर्स है, जो इस कोर्स का नाम है मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इसमें क्या होता है, हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। सो इट्स नॉट कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपने पढ़ने के बाद हमारा रिलेशनशिप स्टूडेंट और टीचर का रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपको मैं और क्या फिर कोई भी टीचर आपसे जो भी कनेक्ट होगा, वो आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, हाउ यू गेट लाइक गुड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ एंड एवरीथिंग। सो ये हमारा रहता है कि इसीलिए हमने इसे बोला मेंटरशिप प्रोग्राम, रादर देन कि कोचिंग या कोई कोर्स। ये कोई कोर्स नहीं है। हम मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा तो वो ये तो रहेगा ही कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो ये ओवरऑल है वो आपको पूरी लाइफ में, जब तक आपका करियर चलेगा, इफ यू वांट टू कनेक्ट, आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। और डेफिनेटली जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता ही है। अब मैं एक-एक करके आपका इंट्रोडक्शन लूँगा, जिसमें आप अपना बेसिक बता देना कि आप क्या कर रहे हो। और आपने जावा क्लास किया है, डॉट नेट करना चाह रहे हो, तो क्या है, 2-3 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो आई विल स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, आप बताओ। या हाय। अ, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली पीएचपी में वर्क कर रहा था लास्ट 4 ईयर से। हुँ, करंटली ओके, मैं जावा पे करना चाहता हूँ, तो मैं कंटिन्यूस क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ जावा के लिए। ठीक है, गुड। और आप अभी कहाँ पे, इंडिया में कहाँ से हैं आप? अभी इंडिया बैंगलोर में से? नहीं, मैं राजस्थान जयपुर में अभी वर्क कर रहा हूँ, यहीं से हूँ तो। ओके, ओके, गुड, गुड। ओके, एंड पारस, अब आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन। अनम्यूट होकर बोलना है पारस, अगर आप सुन सकते हो मुझे तो। यू आर नॉट गेटिंग अनम्यूट। आपको अगर बोल रहे हो तो हमें आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आप म्यूट पर हो। अनम्यूट होने के लिए आपको माइक वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, अनम्यूट होना पड़ेगा एंड देन बोलना पड़ेगा। और अगर नहीं सुन पा रहे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कैन यू हियर मी पारस? इफ यू कैन हियर मी, यू कैन ट्राई टू अनम्यूट एंड स्पीक। हेलो। हाँ जी पारस। वॉइस आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है, अब आप अनम्यूट हुए हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो गुड अब इवनिंग अपना, सर। हाँ जी, 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दे दो बस। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम पारस गुप्ता है। मैं देहरादून से बिलॉन्ग करता हूँ और हुँ। बाकी अभी ग्रेजुएशन की है मैंने। अच्छा, अभी आपका कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन, अभी आप फाइनल ईयर में हो? नहीं सर, मेरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो अब आप एक इंडस्ट्री देख रहे हो कि किस इंडस्ट्री में आपको जॉब करनी है, तो आपको लग रहा है आईटी इंडस्ट्री इज़ गुड फॉर यू, इसलिए यस यू सर, वांट यस। टू कम इन आईटी इंडस्ट्री। जी। ठीक है, ऑल गुड, ऑल गुड। ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। मेनली पहले ही टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक मैं बताऊँगा चीज़ें। सबसे पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो थोड़ा-सा आपको हर चीज़ के बारे में हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता हों, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर्स के बारे में। और कंप्यूटर ही सब कुछ है, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई, आप सब लोगों को शायद आइडिया होगा कि कंप्यूटर क्या है।
जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो एक चार्ल्स बेबेज नाम के पर्सन थे जिन्होंने इसको आविष्कार किया कंप्यूटर का। और इसका काम था सिर्फ अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और जो पहला कंप्यूटर था वो एक कमरे के जितना बड़ा था। तो ऐसी लाइफ भी बेसिकली हर चीज लाइफ में इसी तरह से आगे बढ़ती है कि बहुत स्मॉल बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते करते चीजें इंप्रूव होती हैं। तो कंप्यूटर क्या था, अभी तक हमें क्या पता है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जो बिजली और इन सब चीज़ों से चलती है। और उसका काम क्या होता है, कुछ कंप्यूटिंग, कुछ अरिथमेटिक प्रॉब्लम करने के लिए, कि जो हमारी लाइफ को ईज़ी बनाती है, राइट? ये तो मेरे ख्याल से आप दोनों को पता होगा। पता है या नहीं पता? पारस आप बताओ। हाँ जी सर, पता है, ये तो पता है। पता है, राइट? जी। लक्ष्मीकांत आपको भी पता है? या आप तो आईटी इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है, राइट? या ठीक है। लेकिन हमारे कोर्स में हम कंप्यूटर को एक थोड़ा एक लेवल पे आगे जाते हैं कि हम जब भी कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर, इसका मतलब है कि भाई जिस भी चीज में तीन चीजें हों, जिस भी मशीन के पास तीन चीजें हैं वो सब कंप्यूटर हैं। कौन सी तीन चीजें? पहली चीज होनी चाहिए, मतलब ये ऑर्डर में नहीं है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। कोई भी पहली दूसरी तीसरी ऐसे लाइन से नहीं है, लेकिन ये तीनों चीजें होनी चाहिए। एक होती है रैम। रैम क्या होता है? आप इस फुल फॉर्म इसकी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रैम क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी रन हो रही होती है, जैसे इस समय मेरे कंप्यूटर पे ये नोटपैड रन हो रहा है, तो जो भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे रन हो रही होती है वो, उसको मेमोरी कहाँ पे मिलती है? रैम पे। अब आप कहोगे मेमोरी क्या चीज है? तो मेमोरी ये चीज है कि कोई भी चीज अगर आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी चीज को रन करना है तो उसको कहीं ना कहीं पे मेमोरी मिलना जरूरी। और रैम क्या होती है? रैम एक ऐसी मेमोरी है, मेमोरी क्या मतलब कोई जगह, जैसे हम लोग, और ये जो कंप्यूटर की दुनिया है ये बेसिकली हमारी इंसानों की दुनिया से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो मैं तुम्हें बहुत सारे ना इंसानों के एग्जांपल दूंगा। जैसे हम लोगों को अपनी दुनिया में रहने के लिए एक घर चाहिए होता है, एक कोई जगह चाहिए होती है, वैसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में रहने के लिए मेमोरी चाहिए होती है। तो जब तक मैं मेरा सॉफ्टवेयर को रन कर रहा हूँगा, जैसे नोटपैड को अभी मैं रन कर रहा हूँ, अभी मैंने बंद नहीं किया, अभी रन हो रहा है ये, तो ये कहाँ पे रन होता है? रैम पे। उसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये टेम्पररी मेमोरी होती है। कि जैसे ही मैंने ये अपनी नोटपैड को बंद कर दिया, अब मेरा रैम पे वो काम नहीं हो रहा। अब अब कहाँ पे हो रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन रैम पे तभी काम होता है जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, कोई सा भी प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, अभी ये सब बात समझ में आएंगी आपको धीरे धीरे, लेकिन अभी ये समझो कि हम कंप्यूटर किसे कहते हैं, जिनके पास तीन चीजें होती हैं। उनमें से पहली चीज है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो कि जो भी एप्लीकेशन रन हो रही होती है उसको जो मेमोरी मिलती है उसे रैम कहते हैं। जिसको कहीं पे भी डाउट हो मेरे से बीच में वहीं पे रोक के क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या रैम के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई या नहीं हुई? पारस आप बताओ। जी सर, क्लियर हो गई है। ठीक है, बेसिक, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाना क्या है ये, अच्छा। बहुत एक्चुअली पूरा सॉफ्टवेयर में अगर आपको मेमोरी के बारे में पता लग गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेमोरी है, तो आधे से ज्यादा प्रोग्रामिंग आपको आ गई। लेकिन अभी आपको इतना पता लग गया कि अच्छा जो भी चीज चल रही होगी ना वो रैम पे चल रहा होगा। तो ये जो मेरा इवन जो आप लोगों का ये खुला हुआ है, ब्राउजर खुला हुआ होगा, जो ये हमारा टीम्स खुला हुआ है, ये सब रैम पे अभी रन हो रहा है। दूसरी चीज क्या होती है? हार्ड डिस्क। ये क्या होती है भाई? ये परमानेंट मेमोरी होती है कि जब तक रन हो रहा होता है तब तक तो रैम पे रहता है, लेकिन अगर मैं किसी चीज को सेव कर लूं तो वो सेव कहां पे जाके होगा? हार्ड डिस्क में जाके होगा। तो मतलब मेरे किसी भी चीज को कंप्यूटर बनने के लिए एक तो ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जो रन टाइम के लिए यूज कर सके, दूसरी मेमोरी ऐसी होनी चाहिए जिसे परमानेंट भी भाई सेव कर सके। ऐसा ना हो कि मैंने आज तो रन कर लिया, अब इसे बंद कर दिया तो कल को मैं ढूंढना चाहूं तो मुझे मेरा सामान ही नहीं मिल रहा। अगर ऐसा होगा तो दिक्कत है, परेशानी है। तो ऐसी मेमोरी जो परमानेंटली सेव करके रखती है चीजें, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं।
तो हर कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होगी। और तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है कि भाई कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई ना कोई एक पीछे एक मशीन होनी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इन सब चीजों को रन करने में हेल्प करे, तो उसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जैसे एक आपने सीपीयू का नाम सुना होगा, सीपीयू क्या होता है, या फिर जीपीयू। जीपीयू हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन सीपीयू तो आपने सुना ही होगा। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या करता है? वो सब कुछ प्रोसेस करता है आपके कंप्यूटर में, इन सबको रन करने में हेल्प करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने में हेल्प करता है। तो जिस भी मशीन के पास ये तीन चीजें हैं, उसे आप क्या बोलोगे कि भाई ये कंप्यूटर है। तो अभी मैं जब भी कंप्यूटर की बात करूंगा तो आप आगे वाली क्लासेस में तो आप ये समझ जाना कि मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर उसकी बात नहीं कर रहा, ना ही मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूं। मैं किसी भी ऐसी मशीन की बात कर रहा हूं जिनमें ये तीन चीज हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? मेन ये तो आपको पता ही होगा कि भाई डेस्कटॉप होता है एक, तो एक लैपटॉप होता है। इतना कंप्यूटर तो आप दोनों जानते हो। इसके अलावा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन क्या है? ये भी एक कंप्यूटर ही है। क्यों? क्योंकि मोबाइल को फोन के पास भी कुछ रैम होती है, कुछ हार्ड डिस्क होता है, उसे रन करने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर है। क्या ये बात समझ में आ रही है पारस आपको, या नहीं आ रही? हाँ जी सर, आ रही है। ओके, मैं बार बार आपसे ज्यादा इसलिए पूछूंगा क्योंकि लक्ष्मीकांत मुझे लगता है ऑलरेडी 4 साल से आईटी में है, तो ये ऑलरेडी ये बेसिक चीजें पता होंगी। राइट? राइट लक्ष्मीकांत? लक्ष्मीकांत आपको क्लियर है? या क्लियर है। ठीक है। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन, और जो मैं बेसिकली ये टॉपिक इसलिए पढ़ाता हूं जिससे आप लोगों को एक कंसेप्ट बताऊं कि आईटी इंडस्ट्री में जो कई बार आपको यूज करना पड़ेगा वर्चुअल कंप्यूटर्स। ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर हमेशा आपको एक फिजिकल डिवाइस लगेगी। जैसे आपका कंप्यूटर एक फिजिकल डिवाइस है ना, अभी जो आपके हाथ में लैपटॉप होगा वो फिजिकल है, उसे आप छू सकते हो। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में जब आप आओगे तो आपको डील करना पड़ेगा वर्चुअल कंप्यूटर से। अब वर्चुअल कंप्यूटर क्या भला है? तो वर्चुअल कंप्यूटर ये भला है कि वो कंप्यूटर क्या होगा, जैसे अभी आपके पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास एक लैपटॉप है, लक्ष्मीकांत के पास एक लैपटॉप है, और पारस के पास एक अपना अलग लैपटॉप है। अब एक सिनेरियो लो जहां पे एक कंपनी आती है, मान लो मेरी एक कंपनी है, ई कॉमर्स की कंपनी, या फिर मैं कोई भी सामान बेच रहा हूं अपनी कंपनी से। अब मेरी कंपनी का बिजनेस क्या होना चाहिए कि मैं सामान बेचूं और कोई कस्टमर आके मेरा सामान ले। लेकिन वो कैसे लेगा, उसके लिए एक वेबसाइट मुझे बनानी है। तो वेबसाइट बनाने के लिए मुझे एक आईटी टीम रखनी पड़ेगी। ठीक है? कि मेरा काम है कि मैं कपड़े कपड़े या कोई भी सामान बेचूं, कस्टमर मेरे से कब सामान ले। अब वो सामान कैसे लेगा? एक वेबसाइट के थ्रू लेगा। अब उस वेबसाइट के लिए मुझे कुछ एक छोटी सी आईटी टीम रखनी पड़ेगी। मान लो मैंने 5 बंदों की आईटी टीम बनाई कि भाई तुम 5 बंदे मेरे लिए वेबसाइट बनाओगे और मेरा प्रोडक्ट जिसपे मैं सेल और परचेज और सेल कर सकता हूं। तो अब आप एक सिनेरियो देखो भाई कि मेरा जो जैसे अमेजोन जैसी कंपनी है, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है, या फिर कोई एक छोटा सा बंदा जिसे अपना सामान बेचना है, उसका काम तो है सामान बेचना। लेकिन वो क्या यहाँ पे सेटअप कर रहा है? वो आईटी टीम उसे सेटअप करनी पड़ रही है, क्योंकि सामान बेचे तो बेचे कैसे? अपनी नॉर्मल दुकान तो खरीद खोल सकता है, क्या बोलते हैं, जो फिजिकल दुकान तो खोल सकता है, लेकिन अगर उसे ऑनलाइन सामान बेचना है तो कैसे बेचे? तो उसे एक छोटी सी आईटी टीम रखनी पड़ेगी, या फिर किसी दूसरे को, थर्ड पार्टी को दे। तो अगर थर्ड पार्टी पे उसे विश्वास नहीं है, थर्ड पार्टी भी देगा तो वो भी यही काम करेंगे, वो भी एक आईटी टीम रखेंगे उस प्रोजेक्ट, उस बंदे के लिए। तो अब जब ये आईटी टीम बंदा रखेगा, चाहे ये रखे या थर्ड पार्टी रखे, कोई भी रखे, अब इनको क्या जरूरत पड़ेगी? 5 बंदे हैं तो 5 कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। अब वेबसाइट बनेगी किस पे? कोई सॉफ्टवेयर पे बनेगी, जैसे जावा, .NET, PHP, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर उस वेबसाइट में खरीद खरीद उन 5 कंप्यूटर में ये सारे सॉफ्टवेयर पड़े होने चाहिए। थोड़ा बहुत डाटाबेस पड़ा होना चाहिए।
कि भाई SQL सर्वर या कोई भी डाटाबेस, वो डाटाबेस पड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और MS ऑफिस, ये सब चीजें भी पड़ी होनी चाहिए उस कंप्यूटर में। तो अब ये बंदा सोचो, जिस बंदे को कपड़े बेचने थे, वो ये सब बवाल क्यों पाले? वो सब ये सब क्यों सोचे कि भाई मैं आईटी टीम भी बना रहा हूँ, कंप्यूटर भी लेके खरीद के दे रहा हूँ, मैं इन्हें उनमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, उनमें कभी सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई तो मैं ये फिर टेंशन ले रहा हूँ, जबकि मेरा काम तो होना चाहिए कि मैं अपने कपड़े बेचूं और लोग मेरे से कंप्यूटर के कपड़े खरीदें। लेकिन मैं थर्ड पार्टी को भी नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? कि यार मैं अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन किसी और से कैसे शेयर कर लूं। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग थर्ड पार्टी के पास नहीं जाते। तो इस केस में वर्चुअल कंप्यूटर्स काम आते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ये तीन चीज है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया हुआ है, ये बात बड़ी ध्यान से समझना, कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक बहुत बड़ा, समझ लो एक कंप्यूटर ले रखा है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर ले रखा है, उसमें बहुत ज्यादा रैम ले रखी है, इसमें बहुत ज्यादा रैम है, बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क है और बहुत ज्यादा सीपीयू है। अब अगर मैं एज अ न्यू बंदा जिसे अपने कपड़े बेचने हैं, अपनी वेबसाइट से कुछ सामान बेचना है, उसको 5 कंप्यूटर चाहिए और उसे टेंशन नहीं लेनी। उसे चाहिए कि भाई सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल हो, ये सब मुझे मेरे कंप्यूटर पे ऑलरेडी बना बनाया मिल जाए। मुझे इन सब की टेंशन नहीं लेनी, मैं तो कपड़े बेचने में ध्यान देता हूं। मैं इसमें ध्यान नहीं देता कि यार .NET खराब हो गया, कुछ करप्ट हो गया, कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो मैं उसे कहां से सही करता रहूंगा। तो इन बड़ी कंपनियों ने कहा ओके, आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं है, हमने ऑलरेडी बहुत बड़ा सर्वर खरीद रखा है, हम आपको वर्चुअल मशीन दे देंगे। इस बड़े से स्पेस में ये छोटी छोटी वर्चुअल मशीन बना देते हैं, ऐसी बहुत सारी वर्चुअल मशीन बन जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि भाई कंप्यूटर तो यही तीन चीज है ना, तो हम आपको अपने इतने बड़े स्पेस में से ये छोटी छोटी मशीन्स आपको दे देंगे। आपको 5 चाहिए ना, लो 5 आप ले लो, और आपको कोई टेंशन ही नहीं है। जो भी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, वो तो हम रिजॉल्व करेंगे। आपको कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो सब हम करेंगे। आपका काम क्या है, आपका डाटा सब कुछ आपके पास ही पड़ा रहेगा। आप बस ये 5 बंदे लेके आओ, उनको 5 नॉर्मल सा कंप्यूटर दे दो, वो बंदे सिंपल रिमोट करेंगे। रिमोट, ये देखो, वर्चुअल कंप्यूटर को ऐसे कनेक्ट करते हैं रिमोट करके, कि रिमोट करेंगे और हमारा वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्ट कर लेंगे, और हमारे वर्चुअल कंप्यूटर पे सारे सॉफ्टवेयर पड़े होंगे। क्या ये बात पारस आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी सर, समझ में तो आई। बस ये मतलब एक तरीके से जो आपने बताया कि बड़े कंप्यूटर में से छोटे छोटे कंप्यूटर हुए एक तरीके से ना। करेक्ट, कि जैसे कि मेरा कंप्यूटर एक बहुत बड़ा, मेरा अभी आपके पास लैपटॉप में कितनी रैम होगी? आपके पास मेरे ख्याल से 8, 16 या 32 जीबी रैम होगी, इतनी हाँ जीबी जी, हाँ होगी। जी, तो 32 है। इन बंदों ने, हाँ, तो इन बंदों ने क्या कहा, यार यही कंप्यूटर यही तीन चीज तो होता है। अब ये तीन चीज जरूरी थोड़ी ना है कि मैं इन तीन चीजों के लिए फिजिकल डिवाइस हो। इन्होंने ये तीन चीज दबा के खरीद ली। तो मान लो इन्होंने पूरा स्पेस कैसे खरीद लिया, ऐसे खरीद लिया कि इसमें 1000 रैम खरीद ली, और पता नहीं कितना, मतलब 100 TB, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे इससे बहुत ज्यादा होता है, 100 TB जी, हार्ड डिस्क खरीद ली। और ऐसे ही प्रोसेसिंग सीपीयू, बहुत ज्यादा सीपीयू खरीद लिया। तो अब इसको क्या करना है कि भाई, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये ऑलरेडी आईटी की कंपनीज होती हैं, इनका काम ही सॉफ्टवेयर्स का होता है। तो ये लोग सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने के लिए ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कंपेयर की कोई नया बंदा आए और वो सॉफ्टवेयर को मैनेज करे। तो ये छोटा छोटा कंप्यूटर बना बना के बेच देंगे, जो कि एक्चुअल में फिजिकल मशीन नहीं होगी, एक्चुअल में लैपटॉप नहीं होगा, वो एक वर्चुअल मशीन होगी जो आपके कंप्यूटर के अंदर खुलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। कैसे खुलेगा, क्या खुलेगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी, बस इतना समझ लो कि जो कंप्यूटर होगा ना, वर्चुअल कंप्यूटर, वो होगा कंप्यूटर ही क्यों होगा, क्योंकि उसमें ये तीनों चीजें होंगी। लेकिन वो एक फिजिकल नहीं होगा, उसे आप छू नहीं सकते। वो किसी और ने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें डाल रखे होंगे, आपको बस रिमोटली उसे एक्सेस कर लेना है और उस पर काम कर लेना है। जी सर।
तो इससे छोटी कंपनीज का भी काम हो गया। कैसे हो गया कि भाई उन्हें अब ये सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का झंझट नहीं पालनी, और बड़ी कंपनी का काम हो गया क्योंकि उनका तो काम ही सॉफ्टवेयर बनाने का है। जब उनका काम ही सॉफ्टवेयर बनाने का है भाई, तो वो तो बना के दे देंगे, उनको कोई दिक्कत ही परेशानी नहीं है, वो अपना पैसा उससे कमा लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई कि हाँ जी कंप्यूटर सर। क्या चीज है? हाँ जी क्लियर सर। है, राइट? जी। और लक्ष्मीकांत आपको? क्या? ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला टॉपिक होता है कि क्या कंप्यूटर है। और हम जब भी आगे की क्लास में कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, तो कभी भी अपने दिमाग में इमेज लैपटॉप या डेस्कटॉप की मत लेके आना। कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है जिनके पास ये 3 चीज हो। क्लियर है? कोई डाउट? ओके सर, ओके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं, या फिर एप्लीकेशन से भी पहले एक बात करते हैं ना, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। चलो ये टॉपिक लिखते हैं, सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। तो हार्डवेयर तो क्या है, जिसको भी ये आपने शायद पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं कि हार्डवेयर जिस भी चीज को आप छू सकते हो अपने कंप्यूटर में, वो हार्डवेयर है। और जो कंप्यूटर के अंदर रन होता है वो सॉफ्टवेयर है। जैसे नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, पेंट एक सॉफ्टवेयर है, और डॉट नेट की जो एप्लीकेशन है एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी वेबसाइट देखते हो वो एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन हार्डवेयर क्या है? सीपीयू एक हार्डवेयर है, इसको आप छू सकते हो। आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन एक हार्डवेयर है। क्लियर? और हमें हार्डवेयर की कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, हमारे कोर्स में वी डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं। तो हार्डवेयर की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होता है, हार्ड डिस्क की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पर हमें हार्डवेयर कैसे काम करता है इसके बारे में समझने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा काम क्या आता है? सॉफ्टवेयर का, कि जो एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। राइट? अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सॉफ्टवेयर से पहले क्या होता है? सॉफ्टवेयर से पहले जानने के लिए आप एक चीज जान लो, प्रोग्राम। ठीक है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। प्रोग्राम पहले बताता हूं, प्रोग्राम क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर बताऊंगा। प्रोग्राम को सिंपल सी डेफिनेशन है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि भाई किसी इंसान ने कंप्यूटर बना तो दिया, लेकिन वो काम क्या करे। ये कंप्यूटर बनाने के बाद मैं खाली कंप्यूटर लेके आ गया अपने घर पे और कह दूं जा कंप्यूटर मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दे, एक वेबसाइट बना दे, तो क्या वो अपने आप बना पाएगा? बताओ पारस। नो सर। अपने आप नहीं बना पाएगा, राइट? कोई भगवान नहीं है, इंस्ट्रक्शन। कोई उसके बाद हाथ पैर नहीं है, तो अपने आप जी। नहीं बना पाएगा। तो कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। प्रोग्राम क्या होता है? इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, बताते हैं कि भाई ये कर। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बताता हूं कि मैं बता रहा हूं भाई 2+2 कर। जब मैं 2+2 बोलूंगा करने के लिए, तो वो रिजल्ट मुझे 4 दे देगा। तो ये जो मैंने उसे बताया, जो मैंने उसे इन्फॉर्म किया, ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है। कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को किसी भी तरह की, अभी आपको सिर्फ जेनरिक समझना है, किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो एक प्रोग्राम है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी सर, आ रही है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इसी का बड़ा भाई है कि भाई ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक्चुअली ग्रुप ऑफ प्रोग्राम की जगह आप ये भी कह सकते हो वन और मोर प्रोग्राम, क्योंकि एक प्रोग्राम का भी सॉफ्टवेयर बन सकता है। अब आप सोचो कि भाई किसी भी कंप्यूटर में अगर आपको बनाना होगा, मान लो कैलकुलेटर बनाना होगा, तो खाली उसे एक प्रोग्राम तो नहीं दोगे ना, खाली उसे ये तो नहीं बोलोगे ना 2+2 को 4 कर दियो। उससे मल्टीप्लाई भी करवाओगे, डिवाइड भी करवाओगे, मॉडुलस भी निकलवाओगे, और पता नहीं क्या क्या काम करवाओगे आप। तो जब एक एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम मिलके कोई चीज बनाता है,
तो उस चीज को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है भाई? ये कभी कभार इंटरव्यू क्वेश्चन भी है एक्चुअली। ये चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, डॉटनेट पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, ये कई कई कभार ट्रिक क्वेश्चन की तरह पूछ लेते हैं हम लोग। मैंने 150 से ज्यादा इंटरव्यू लिए हुए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन कभी कभार मैं यही पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर क्या है भाई? प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर भी एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन प्रोग्राम को क्या कहता है कि अगर एक सिंपल सी भी इंस्ट्रक्शन हो गई ना एक लाइन की, वो भी एक प्रोग्राम है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो जेनरिक एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम को मिला के बनता है। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में आप ऐसा नहीं देखोगे कि खाली एक छोटा सा काम करवा रहे हो। हालांकि जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, अगर आप चाहो तो एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के भी उसे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। लेकिन जनरल केसेस में वन लाइक टू और मोर प्रोग्राम्स जब हम मिलते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर, नो डाउट, क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया भाई? प्रोग्राम, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है और प्रोग्राम क्या है। अब एक और चीज पढ़ेंगे। अभी धीरे 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 लक्ष्मीकांत, हो सकता है आपको भी ये सब चीजें बहुत बच्चों वाली लग रही हो, पर धीरे धीरे अभी हम इसमें आएंगे ऐसी चीजें जो शायद आपको अभी अभी नहीं पता होगा, और इंटरेस्टिंग चीजें होंगी और भी ज्यादा। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि प्रोग्राम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हमारा हार्डवेयर हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप कंप्यूटर लेके आते हो अपने घर पे, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होना मैंडेटरी है। अगर वो एक सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो आप अपने कंप्यूटर का कुछ नहीं कर सकते। बता सकते हो वो सॉफ्टवेयर क्या है? ल, लक्ष्मीकांत आप बताओ। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आवाज क्लियर नहीं आई। बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग बिल्कुल सही सिस्टम। आंसर। यस, बिल्कुल सही आंसर है कि आपके कंप्यूटर में भाई कोई भी काम करने के लिए जो पहला सॉफ्टवेयर होता है, तो कभी कभार इंटरव्यू में, फ्रेशर्स वाले इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट यू नीड फॉर योर कंप्यूटर? तो आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब आप कंप्यूटर लेके आते हो तो विंडो इंस्टॉल करते हो, या फिर उबुंटू, उबुंटू हो गया, विंडो हो गया, या फिर किसी भी एप्पल का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आपको अपने कंप्यूटर में एक पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना पड़ेगा उसका नाम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल जब करोगे तभी आप कोई काम कर पाओगे। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू हैव इन योर कंप्यूटर, आंसर है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पारस, आपको ये बात समझ में आई? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या आपको पता है? हाँ जी सर, हाँ जी। आप कंप्यूटर लेके आए होगे तो इंस्टॉल किया होगा विंडो, वही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, यूनिक्स के आते हैं, लाइनस के आते हैं, एप्पल के अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उबुंटू आपने एक बड़ा कॉमन होगा, उबुंटू सुना होगा नाम। तो ये सब जी ऑपरेटिंग जी जी। सिस्टम है। जो सर ठीक है, अलग अलग विंडोज होती हैं, राइट, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज हाँ हाँ 7, हाँ, जितनी भी विंडोज तरह की, 9। सिर्फ विंडोज नहीं नहीं, विंडोज तो माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अपने जी इंडिया जी में सबसे पॉपुलर है ये विंडोज। लेकिन जी विंडोज के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन जो भी पहला सॉफ्टवेयर, अभी के लिए समझ लो कि जो भी पहला सॉफ्टवेयर आपके अपने मशीन में डालोगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जब तक जी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आपकी मशीन कोई काम नहीं करेगी। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा तब आपकी मशीन काम करना शुरू करेगी। क्या जी ये बात क्लियर? जी जी। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा कि, चलो बताता हूँ यहाँ पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लैंग्वेज होती है। अब दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना एक्चुअली, वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, जिसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या आप जानते हो लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। बिल्कुल सही जवाब। तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर होगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है?
0 1 0 1 1 1 1 1 एज ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है तुम्हें कुछ भी बोलना हो, चाहे तुम्हें बोलना हो आई एम अ गुड बॉय, आप ये बाइनरी में दो मुझे। तुम्हें चाहे बोलना हो 100 × 50, आप मुझे बाइनरी में दो। वो 0 1 के अलावा कुछ समझता ही नहीं है। अब ये सोचो कि आपके और मेरे जैसे नॉर्मल पर्सन को, हम बातें करते हैं, मैं और तुम बातें कर पा रहे हैं, हमारे पास कितने सारे वर्ड हैं। अगर मैं और तुम में बात करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि या तो मैं हाँ बोलूंगा या तो ना बोलूंगा, चाहे हाँ है ना, हाँ ना, हाँ ना। और यही, इसके अलावा हम दोनों कुछ भी बात नहीं कर सकते, सिर्फ हाँ या ना बोल सकते हैं। तो क्या हमारी कन्वर्सेशन होना पॉसिबल है या नहीं है? बताओ पारस। नहीं है सर, नॉट नहीं, पॉसिबल। ऐसा नहीं है, कन्वर्सेशन तो हो जाते हैं। कुत्ते उत्ते जो लोग होते हैं वो तो भू 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 करते हैं, उनकी भी एक ही बात होती है। लेकिन सर हम कन्वर्सेशन एक हो। दूसरे के बातें समझ नहीं पाएंगे ना 0 1 के बेस में ही, बस मतलब हाँ या ना में ही। करेक्ट, करेक्ट, कि मतलब ये इतना आसान नहीं होगा बात करना। अगर 0 1 होगा, पॉसिबल तो चलो कह सकते हैं कि एक लेवल पे पॉसिबल है, बट इतना आसान नहीं होगा कि हाँ ना कह के हम सारी बात समझ जाएं। फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन से समझने लगेंगे कि कुछ बोलना जी। होगा, उसका एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, कुछ हैंड से मूवमेंट करना पड़ेगा, कुछ आंखों से मूवमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ 0 1 0 1 लैंग्वेज समझते थे, तो ये दिक्कत हो गई थी भाई। शुरू में तो पहले सिर्फ ये 0 0 1 इसी में कोड लिखा जाता था सारा, कि जो भी कोड लिखना है ना, बंदे ये 0 1 0 1 में कोड लिखते थे सारी चीजें। लेकिन फिर बाद में नए नए प्लेयर आते गए, इन्होंने कहा भाई एक काम करो, 0 1 0 1 0 1 ये सबके लिए समझने अच्छी इतनी आसान बात नहीं है। अगर आईटी को दुनिया में फैलाना है तो आसान लैंग्वेज देनी पड़ेगी। आसान लैंग्वेज क्या है? हमारी हिंदी आसान लैंग्वेज है, इंग्लिश आसान लैंग्वेज है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। ये सब एक आसान लैंग्वेज है। तो इसी तरह से अलग अलग कंपनीज आई और वो अपनी अपनी लैंग्वेज लेके आई। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो लेके कौन सी लैंग्वेज आई? डॉटनेट आई। एक सन सिस्टम नाम की कंपनी थी, है अभी भी होगी, सन लाइफ शायद, वो जावा लेके आई। ऐसे ही कुछ कंपनी पीएचपी लेके आई। अब इन इन कंपनीज का क्या है कि ये लोग ऑलरेडी, अब देखो, ये कहते हैं कि भाई हम आपको ना पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सब कुछ बना के देंगे, आप एक आसान लैंग्वेज यूज करो। डॉटनेट एक आसान लैंग्वेज है, डॉटनेट बिल्कुल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है, जावा बिल्कुल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है। कि आप ना सिर्फ 0 1 0 1 के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर आप 0 1 0 1 के चक्कर में पढ़ते रहोगे तो तब तो कोड लिखने में सालों निकल जाएंगे। तो कहता है ये 0 1 0 1 की टेंशन हमें हम पे छोड़ दो। हम लोग का काम ही आईटी, हम तो हैं ही जियांट आईटी कंपनी है। तो ये सब 0 1 की टेंशन हमारी है। आप अपना कोड लिखो डॉटनेट में, आप अपना कोड लिखो जावा में, आप अपना कोड लिखो पीएचपी में, आप अपना कोड लिखो जावा स्क्रिप्ट में, आप अपना कोड लिखो पाइथन में, या फिर दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में। ये सारी लैंग्वेज का कंसेप्ट एक ही है कि भाई आप एज अ डेवलपर इन लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज बड़ी आसान है, ये इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है सारी, कि इनके पास बहुत सारी चीजें हैं आपको हेल्प करने के लिए। ये कहते हैं आप अपना कोड इन लैंग्वेज में करो और बाद में हम कन्वर्ट कर दे, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी समझ में आती है, उसे फिर भी ये सब लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो कहता है भाई आप इनमें कोड लिखो, हम कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी लैंग्वेज में। तो आपके लिए जीवन, आपके लिए मतलब मेरे और तुम्हारे जैसे डेवलपर के लिए, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर होंगे, जावा के डेवलपर होंगे, जिन्होंने पीएचपी बनाई होगी, उनका काम क्या होगा कि वो जो भी कोड की जो भी ये लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी वो बाइनरी लैंग्वेज समझ पाएगा, और फिर कोई भी ये जो नोटपैड वगैरह आपको दिख रहा है, फिर वो आपको दिख पाएगा। तो जिसने नोटपैड बनाया होगा उसने कोड इन लैंग्वेज में लिखा होगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं? कुछ बड़े बड़े प्लेयर का नाम आपको ऑलरेडी पता है, इनका नाम हमेशा याद रखना। हमारी आईटी इंडस्ट्री में इनको सर झुका के बात की जाती है इनके सामने। ये चैंपियन है, ये आईटी इंडस्ट्री में बूम लेके आए। क्या है? गूगल, एप्पल, फेसबुक भी आ गया इसमें। माइक्रोसॉफ्ट, सन लाइफ, गूगल, एप्पल, फेसबुक, आईबीएम,
ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ये कुछ टॉप कंपनीज हैं जो क्या कहती हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी, आप सिंपल लैंग्वेज में कोड लिखो, कन्वर्ट हम कर देंगे बाइनरी लैंग्वेज में, और उसके बाद जो आपका सॉफ्टवेयर बनाओगे, अगर आप नोटपैड बना रहे हो, वो फिर दिखेगा बिल्कुल मस्त। अब आप कहोगे क्यों दिखेगा? भाई इसलिए दिखेगा क्योंकि क्योंकि आपने तो कोड लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन जो ये दिखाने का काम करता है, कौन करता है? ये जो भी चीज आपको दिख रही है ना आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में जो भी चीज आपको दिखती है, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, याद रखना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको अपने कंप्यूटर में कुछ नहीं दिखेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है 0-1, तो यहाँ पे दिक्कत फंसी। तो ये बड़े-बड़े बंदे आए, इन्होंने कहा आसान लैंग्वेज हम आपको दे रहे हैं, इसमें कोड लिखो, हम कन्वर्ट कर देंगे 0-1 में। तो आपने कोड लिखा समझ लो डॉटनेट में, उसने कन्वर्ट किया 0-1 में, और 0-1 में कन्वर्ट होके आपका सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो गया और आपको दिखने लगा। वो सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो ब्राउज़र की कोई वेबसाइट हो, कुछ भी हो। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? पारस आप बताओ? हाँ जी सर, समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मीकांत आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि आपको ऑलरेडी मुझे लगता है ये आइडिया है। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है? तो ये इस तरह से काम होता है हमारी इंडस्ट्री में। तो आपका जो मैं और आप जैसे डेवलपर हैं, जो इनके लिए काम नहीं कर रहे, उनकी लाइफ बहुत आसान है। सब कुछ इन लोगों ने एक्चुअली बड़े-बड़े बंदों ने ना, इन्होंने सब कुछ हमें बना के दे रखा है। हमें तो बस ये फ्रेमवर्क यूज़ कर करके थोड़ा बहुत आसान वाला कोड लिखना है। हमारे पास कोई नई चीज़ हमें इन्वेंट नहीं करनी। हमें ऑलरेडी चीज़ इन्वेंट हो रखी है, उसके ऊपर काम करना है। तो ये आसान आसान काम है कंपेयर टू, जैसे होता है ना कि भाई कि जिसने पहली बार बल्ब बनाया होगा, उसके लिए मुश्किल काम है। अब एक बार बल्ब बन गया, उसके बाद तुम हैवेल्स का ले आओ या किसी और कंपनी का बना दो, उसकी कोई वो उतनी बड़ी बात नहीं होती। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही पारस? हाँ जी सर, हाँ जी, समझ आ रही है। ठीक है, तो हमारी लाइफ आसान है। हम लोगों को बड़ा जी। आसान सा कोड लिखना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप दुनिया में जी रहे हो, तो आप कोडिंग भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जो आप जीते हैं ना, यही कोडिंग है। अभी एक-एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसा बताऊँगा ना कि जो आप रियल लाइफ में करते हो, वही कोडिंग है। बस उसे हल्का-सा लिखने का तरीका अलग है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, वो आप डॉटनेट या जावा में बात करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई मोटी-मोटी बात कि भाई क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर कैसे काम किया। अब सॉफ्टवेयर जब बन गया, और हम जो अब सॉफ्टवेयर भी तो 2 तरह के होते हैं। हालाँकि चलो 3 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। ठीक है? पहला जो टाइप होता है, वो किसे कहते हैं? विंडोज़ एप्लीकेशन। विंडोज़ एप्लीकेशन क्या होती हैं? ऐसी एप्लीकेशन जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है चलाने के लिए, उस एप्लीकेशन को विंडोज़ एप्लीकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप नोटपैड प्लस प्लस लोगे, तो इसको पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, तभी वो चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोगे, उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो चलेगा। लेकिन अगर मैं अमेज़न की वेबसाइट खोलता हूँ, तो मुझे कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। मुझे कुछ इंस्टॉल करना ही नहीं पड़ा, मैंने तो सीधा अमेज़न की वेबसाइट खोल दी। तो अमेज़न की वेबसाइट विंडो एप्लीकेशन नहीं है। विंडो एप्लीकेशन कौन-सी होती है? कि जिन्हें इंस्टॉल करते हैं। यू हैव टू इंस्टॉल उसपे कुछ भी काम करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल, नोटपैड प्लस प्लस, वर्ड, पेंट, जो भी आपको आप बेसिकली दिखेंगे ना, इसमें सब विंडो एप्लीकेशन है। इस टीम्स जो मेरा इंस्टॉल कर रखा है, वो टीम्स विंडो एप्लीकेशन है। पर आपने टीम इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो आप विंडो एप्लीकेशन से नहीं, आप टीम के ही वेब एप्लीकेशन से जॉइन हुए हो। ठीक है? तो पहली एप्लीकेशन क्या हो गई? विंडो एप्लीकेशन। दूसरी किस तरह की होती है भाई? वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन कहती है कि भाई आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ब्राउज़र। अगर आपके पास ब्राउज़र है, तो आप
जिस भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओ वो वेब एप्लीकेशन है। अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, मेन जब आपके कोर्स में आता रहेगा तो सिर्फ डिटेल में जाऊंगा। ठीक है। वेब एप्लीकेशन क्या है? जो भी आप ब्राउजर से खोल सकते हो वो सब वेब एप्लीकेशन है। अमेजोन वेब एप्लीकेशन हो गई, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, ये सब वेब एप्लीकेशन है। तीसरा, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन आपको पता ही है, जो भी आपकी मोबाइल एप्स होती हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर है। हालांकि और भी कैटेगरी आ गई हैं अब नई नई, जैसे क्लाउड एप्लीकेशंस आ गई हैं। ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ क्लाउड पे रन होंगी। क्लाउड क्या होता है वो जब कोर्स में आएगा तो बताऊंगा, अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन मोटा मोटा ये समझिए, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई दुनिया में 3 तरह की एप्लीकेशन तो होती ही होती हैं। एक जो विंडो पे जिसे आप इंस्टॉल करके चलाते हो, एक वो जो आपके ब्राउजर पे चलेगी, और ब्राउजर पे चलाने के लिए उस वेब एप्लीकेशन को आपका इंटरनेट का होना जरूरी है। इंटरनेट नहीं हुआ तो नहीं चलेगी। ऐसा क्यों है कि इंटरनेट का होना जरूरी है, ये सब आपको समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा, अपनी पहली दूसरी क्लास लूंगा तो समझ में आएगा कि ये सब ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों है कि ये ब्राउजर होना चाहिए, ये सब समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि ये 3 एप्लीकेशन होना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? पारस आप बताओ। जी सर, आ रही है। सर मेरा एक क्वेरी थी कि ये हाँ जी। तीनों मतलब जैसे तीनों विंडो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, तीनों सेम भी हो सकती है ना? जैसे अमेज़न है, अमेज़न हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, वेब में भी चला सकते हैं और मोबाइल में भी चला सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, तो ये तीनों सेम नहीं है। जो आप अच्छा, इंस्टॉल कर, मतलब कंपनी सेम है, अमेजोन सेम है, लेकिन जी, एप्लीकेशन अलग अलग है। तीनों के सॉफ्टवेयर अलग हैं, तीनों के प्रोग्राम अलग अलग लिखे गए हैं। अच्छा, मोबाइल अच्छा, एप्लीकेशन का प्रोग्राम मोबाइल की लैंग्वेज में लिखा गया है, विंडो का विंडो में, वेब का वेब में। तो एक कहने का मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर 3 अलग अलग तरीके से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यार आजकल सबको, जिसको भी पैसा कमाना है उसको, यूजर्स को आसान लाइफ देनी होगी। तो अमेजोन को पता है कि अगर भाई अमेजोन को मैंने सिंपल ब्राउजर पे रहने दिया ना, तो आजकल की दुनिया तो मोबाइल से काम करती है, तब तो मेरी वेबसाइट पे कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि लोग मोबाइल पे करते हैं, तो उसे मोबाइल पे भी लाना जरूरी है, उसे तो इंस्टॉल करवाना भी जरूरी है। तो इसीलिए यूजर को आसान करने के लिए उन्होंने अलग अलग एप्लीकेशन बनाई है। पर ये सही बोला आपने कि एक एप्लीकेशन का तीनों फॉर्मेट में हो सकती है। जी, जी, पर वो पर क्योंकि अब आप डेवलपर हो, तो डेवलपर हो या फिर नहीं हो तो बनोगे डेवलपर, तो इस जी, नजरिए से सोचो कि भाई 3 एप्लीकेशन है तो तीनों का अलग अलग कोड है, कि हो सकती है, लेकिन तीनों एक आपके लिए तीनों सेपरेट चीज है। जी सर, जी सर। क्लियर? मतलब वो उसमें रन नहीं होगी, जैसे अगर मोबाइल की है तो वेब में नहीं होगी, वेब की है तो विंडो में नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब बिल्कुल सही कह अलग-अलग रहे हो। कोड है ना तीनों के? जी सर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक ठीक यू। है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि एप्लीकेशंस होती कैसी हैं। कोई भी एक जेनरिक एप्लीकेशन जो बनाएंगे हम जो आजकल जो वैसे जो पूरे कोर्स में आपका जो फोकस किया जाएगा ना, वो वेब एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा वेब एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस? क्योंकि 99% बेसिकली वेब एप्लीकेशन होती है दुनिया में। 99%, 80% मान लो, काफी ज्यादा वेब एप्लीकेशन है दुनिया में। एज कंपेयर टू विंडो और मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अब आप देखते हो कि हर हर चीज का वेब एप्लीकेशन तो है ही है। मोबाइल एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ दैट लोग बना देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मोबाइल पे नहीं आई हैं। और विंडो एप्लीकेशन पहले बहुत यूज होती थी, अब धीरे धीरे विंडो एप्लीकेशन की चीजें भी वेब पे मूव होती जा रही हैं, क्योंकि जो जो विंडो बेसिकली चीजें प्रोवाइड करता था, वेब उससे बेटर प्रोवाइड करने लगा है वो चीजें। तो इसीलिए जो हमारे पूरे कोर्स में जो मेनली फोकस किया जाएगा वो वेब एप्लीकेशन पे फोकस किया जाएगा, कि वेब एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है। ठीक है। अब ये समझो कि कोई भी एप्लीकेशन होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। और अभी मैं जेनरिक सा बताने वाला हूं आर्किटेक्चर, कि कैसे कोई भी एप्लीकेशन काम करेगी। ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन का 3 पार्ट क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है, जो यूजर जब भी बोलूंगा मतलब जो भी उस एप्लीकेशन को यूज करेगा, उसको जो दिखता है, जो यूजर को दिखेगा उसे बोलेंगे यूजर इंटरफेस।
जो भी यूजर को, जैसे मुझे ये दिख रहा है भाई, नोटपैड मुझे दिख रहा है, तो ये यूजर इंटरफेस है। मुझे ये, मैंने अमेजोन खोली तो मुझे वेबसाइट दिख रही है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो कलर है, ये जो इमेज है, ये सब किस में आता है? ये यूजर इंटरफेस में आता है। ये सब यूजर इंटरफेस है। ये देखो भाई, जो जो मुझे दिखता है ना, उसे यूजर इंटरफेस कहेंगे। और फ्रंट एंड भी बोलते हैं इसे, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस, कि भाई फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब सबसे पहले ये मिलेगी यूजर को। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शर्ट, शर्ट सर्च करता हूँ, सही से स्पेलिंग लिखी, ठीक है? तो शर्ट कहीं पे जाके आ रही होगी, लेकिन वो पीछे की कहानी है। मैं एज अ यूजर जो सबसे पहले देखूंगा, वो एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन देखूंगा, एक यूआई देखूंगा। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, ठीक है? तो सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन का सबसे पहला भाग क्या होता है? यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस में कौन सी लैंग्वेज काम आती है? HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर, रिएक्ट जेएस, एसेट्रा। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं। तो जहां पे HTML की बात हो, CSS की बात हो, जावा स्क्रिप्ट की बात हो, तो आप समझ लो कि यार ये कहीं ना कहीं यूजर इंटरफेस से रिलेटेड है। यूजर इंटरफेस से मतलब जो भी यूजर को दिखेगा सामने, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। जो यूजर को दिख रहा है, मुझे अगर ये व्हाइट कलर की शर्ट दिख रही है तो ये यूजर इंटरफेस है। ये ऐसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि भाई यहाँ पे सारी लिस्टिंग है, यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर हेडिंग है, तो ये सब क्या है? यूजर इंटरफेस है। तो जो भी मुझे दिखता है वो यूजर इंटरफेस। दूसरा पार्ट क्या होता है? उसे बोलते हैं बैक एंड टेक्नोलॉजी। बैक एंड टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? अब जो यूजर इंटरफेस का काम तो हो गया, कि मैंने भाई देख लिया कि अच्छा बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन मुझे इस सिर्फ देख के तो मेरा काम नहीं चलेगा ना। मुझे अमेजोन की वेबसाइट पे आया हूं तो कुछ खरीदने के लिए आया हूंगा मैं। तो जब मैं करूंगा येलो शर्ट, तो कहीं ना कहीं कुछ कोड मैंने लिखा होगा बिहाइंड द सीन। उस कोड ने क्या किया? सेलेक्ट किया कि भाई येलो कलर की शर्ट लेके आइए और कोई कलर मत दिखाइए उसे। तो ये जो सारा लॉजिक है कि भाई येलो बंदा लिखेगा तो येलो लेके आएगा, ब्लैक लिखेगा तो ब्लैक लेके आएगा, पैंट लिखेगा तो पैंट लेके आएगा, लैपटॉप लिखेगा तो लैपटॉप लेके आना है। तो ये जब ये सब जो लॉजिक है, इसे क्या बोलते हैं? बैक। ये कौन सी टेक्नोलॉजी में आता है? बैक एंड टेक्नोलॉजी में। और इसे एक और चीज बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, कि जो मेरा बिजनेस है, इस अमेजोन वेबसाइट का बिजनेस क्या है, कि भाई ये सामान बेचे, क्या क्या सामान बेचे, कुछ भी सामान बेच सकता है ये। तो इस चीज को इसीलिए बोला गया है बिजनेस लॉजिक, कि जो भी मैं यहाँ पे इंटरेक्ट करूं, कि अगर मैं टूडेज डील पे क्लिक करता हूं, तो वो नई नई डील, आज की जो डील होंगी वो लेके आएगा। लेकिन कैसे लेके आ रहा है मुझे तो दिख नहीं रहा। तो बैकएंड वाली टेक्नोलॉजी मुझे दिखेंगी नहीं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो काम कर रही होंगी। उन्हें क्या बोलते हैं? बैकएंड टेक्नोलॉजीज या बिजनेस लॉजिक। वो कौन सी टेक्नोलॉजीज है? .NET, जावा, PHP, पाइथन, एसेट्रा। बहुत सारी लैंग्वेज है, 150, 200, 250, 300, उससे भी ज्यादा लैंग्वेज होंगी बना चुके हैं अभी तक दुनिया में। लेकिन जो ये मेन पॉपुलर लैंग्वेज है, और हम इन्हीं में से एक लैंग्वेज कर रहे हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। हम अच्छी लैंग्वेज ही जो सबसे ज्यादा भी यूज होती है मार्केट में, वही कर रहे हैं। तो ये बैकएंड हो गया। अब तीसरा क्या आता है? डाटाबेस। डाटाबेस का क्या काम होता है? कि भाई मैंने बोला येलो शर्ट, अब येलो शर्ट एक बार तो आ गई। अब किसी ने मान लो ये येलो शर्ट खरीद ली, तो उसके बाद येलो शर्ट आनी नहीं चाहिए। तो और ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? बेसिकली कोई जादू थोड़ी ना है कि मैं येलो शर्ट डाल रहा हूँ येलो आ जा रही है, ब्लैक शर्ट डाल रहा हूँ तो ब्लैक आ जा रही है। ये कहीं ना कहीं तो पड़ी होंगी ना। ये सब शर्ट कैसे आ रही है? कोई जादू वाली बात नहीं है। ये सब शर्ट कहीं ना कहीं डाटाबेस में पड़ी होंगी, वहीं से उठ के आ रही हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, तो मैं यूआई पे टाइप कर रहा हूं। बैकएंड का लॉजिक लग रहा है कि ब्लैक शर्ट लेके आ, वो डाटाबेस से इंटरेक्ट करता है, और ब्लैक वाली शर्ट लेके आता है और यूजर इंटरफेस को दिखा देता है, और यूजर इंटरफेस यूजर को दिखा देता है।
तो इस तरह से 3 चीजें किसी भी एप्लीकेशन में मोटी मोटा होती हैं। कौन कौन सी? यूजर इंटरफेस, बैकएंड टेक्नोलॉजी या बिजनेस लॉजिक, और डाटाबेस। डाटाबेस का एग्जांपल क्या है? SQL सर्वर और PL SQL, ओरेकल, अपना MongoDB, एसेट्रा। ऐसी बहुत सारे डाटाबेस होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तीनों हल्का फुल्का, मतलब मुझे बताया 100% समझ में अभी नहीं आई होगी पारस आपको, लेकिन क्या नहीं सर, 50% समझ में आई? नहीं आ गई सर। आ गई, राइट? जी तो अब इसे ओपन करते हैं कि है क्या जिंदगी में। मैंने क्या बताया भाई? ये 3 चीजें हैं, और यहां पे हमारा बैठा हुआ है बेचारा यूजर। जी। ये यूजर है, यूआई, ये हो गया UI, ये हो गया बैकएंड टेक्नोलॉजी, ये बैकएंड, उसके पास और ये डाटाबेस। डेटाबेस। कैसे कनेक्टेड है? क्या सिर्फ ऐसे कनेक्टेड होंगे? जी, नहीं, उल्टा भी होंगे ना। उल्टा उल्टा सर, उल्टा है। हाँ दोनों, नहीं ना ना, उल्टा सीधा दोनों है। अच्छा, हाँ पहले वो बताता उसको हूँ इंफॉर्मेशन भेजेगा, फिर ये वापस कि भाई उसको। डाटाबेस से भी बैकएंड पे आएगा, UI पे जाएगा, और उल्टा भी जाएगा ना। कि किसी को मान लो, जैसे आपको तो ये काली शर्ट दिख रही है, लेकिन जो जी एडमिन होगा, एडमिन जो होगा जिसको काली शर्ट डालनी होगी, उसके लिए तो वो यहां से इंसर्ट करेगा, यहां से इंसर्ट करेगा, वो डाटाबेस में जाके सेव होगा, राइट? जी जी तो जी। उल्टा भी है और सीधा भी है। तो इस तरह से ये कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो एक बेसिक एप्लीकेशन में ये होगा। बेसिक कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि सब में ये हो, ये एक बेसिक एप्लीकेशन में होगा। लेकिन बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं उसमें सिर्फ UI होता है, बैकएंड और डाटाबेस नहीं होता। ऐसी एप्लीकेशन को जनरली हम क्या कहते हैं? स्टैटिक एप्लीकेशन। आपने सुना होगा यार, स्टैटिक वेब, मेरी स्टैटिक वेबसाइट है। ओनली यूजर इंटरफेस, कि उसमें क्या होगा कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं यूजर को कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा एड्रेस है, ये मैं सामान बेचता हूं, लेकिन आप उस वेबसाइट से कुछ खरीद नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, मेरी खुद की वेबसाइट है, ये देखो, ये मेरी रिज्यूमे, मेरा प्रोफाइल की वेबसाइट है ये। अब ये क्या है? ये स्टैटिक वेबसाइट है एक। इसमें मैंने कहीं यूजर से नहीं बोला कि भाई तू मुझे इन्फॉर्मेशन दे, खाली मैंने अपने बारे में बता रखा है। अभी हालांकि अपडेटेड नहीं है, ये मैंने 2-3 साल पहले बनाई है, तो मेरा एक्सपीरियंस वगैरह कम दिखा रहा है, एज भी कम दिखा रहा है। तो लेकिन ये समझो कि इस वेबसाइट में क्या है कि मैं खाली इंफॉर्मेशन, किसी भी रिक्रूटर को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो मेरे इससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। उसे कुछ मेरे से पूछना होगा तो यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकता। तो ऐसी वेबसाइट जिसमें आप सिर्फ यूजर से को इंफॉर्मेशन देते हो, उस वेबसाइट में क्या होगा? सिर्फ UI होगा। उसमें सिर्फ UI होगा, बैकएंड और डाटाबेस में नहीं होगा। तो अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि एक एप्लीकेशन क्या सिर्फ यूजर इंटरफेस से बन सकती है या नहीं बन सकती, तो क्या होगा आंसर आपका पारस? बन सकती है, नहीं बन सकती? हाँ जी सर, बन सकती है। बन सकती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ लेना नहीं है यूजर से, तो बन सकती है। हालांकि मैंने ये झूठ बोला है, मेरी वेबसाइट में देखो नीचे है कि यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये पोर्शन इसका स्टैटिक नहीं है, ये इसका डायनेमिक है। लेकिन ओवरऑल ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब कोई वेबसाइट होगी इसमें सिर्फ बैकएंड होगा, ये भी हो सकता है कि सिर्फ लॉजिक हो। अब ऐसी कौन सी वेबसाइट होगी जिसमें सिर्फ लॉजिक होगा? ये सोचो। तो बहुत सी वेबसाइट होती है ना, जैसे आप बैंक्स में काम करते हो, तो बैंक में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना, रात को, क्योंकि बैंक का डाटा सोचो कितना बड़ा डाटा होता होगा बैंक का, कि यार हर दिन ट्रांजैक्शन हो रही है, इतना डाटा किसी भी नॉर्मल डाटाबेस में सेव नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं बैंक में? हर चीज को मैनेज करने के लिए मल्टीपल डाटाबेस रखते हैं। तो पहले आपके एक डाटाबेस में वैल्यू सेव हो जाती है, फिर रात को कुछ लॉजिक चलता है ऑटोमेटिकली, उसमें कोई UI नहीं होता, सिर्फ एक लॉजिक चलेगा, वो अपने डाटाबेस से वैल्यू रीड करके दूसरे डाटाबेस में कॉपी कर देगा। तो ऐसी एप्लीकेशन, अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हम,
लेकिन ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कोई यूजर इंटरफेस ना हो, सिर्फ बैकएंड का लॉजिक हो, उसे उसे वो ऐसी एप्लीकेशन भी पॉसिबल है। तो कोई पूछता है कि क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन पॉसिबल है कि जिसमें सिर्फ बैकएंड लॉजिक हो, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये भी पॉसिबल है। और सिर्फ डाटाबेस हो, क्या ये पॉसिबल है? तो कहोगे हाँ पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि यार सिर्फ डाटाबेस बना के छोड़ दिया। तो डाटाबेस ही बनाना है तो कुछ एटलीस्ट कुछ ऑपरेशन लोग करवाते ही हैं। लेकिन कई बार होता भी है कि जैसे बैकअप आपको किसी चीज का लेना है, तो आपने खाली डाटाबेस बना के छोड़ दिया, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई। तो ये तीनों इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, अकेले भी बना के एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, और दो मिलके भी बना सकते हैं। खाली यूआई और बैकएंड हो, पॉसिबल है। बैकएंड और डाटाबेस हो, पॉसिबल हो है। यूआई और डाटाबेस हो, यूआई और डाटाबेस हो, पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली में वो यूआई फिर प्लस फ्रंट एंड होगा। तो इसकी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बट कहने का मतलब है कि ये अकेले भी पॉसिबल है और आपस में मिलके भी पॉसिबल है। क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीज हो तभी सॉफ्टवेयर कहलाएगा, पर एक नॉर्मल ठीक ठाक सॉफ्टवेयर में ये तीनों चीजें होती हैं। तो आप जितने भी प्रोजेक्ट करोगे 99% केसेस में ये तीनों चीजें मिलेंगी आपको। क्लियर? यस सर। क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत, आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हैं या कोई डाउट है आपको इसमें? हाँ। ठीक है। अब एक नई चीज, अब ये नई चीज सीखने जा रहे हैं। हो सकता है लक्ष्मीकांत आपके लिए भी ये नई चीज हो अब, कि ओके। भाई ये तो हम समझ गए, और ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोई HTML CSS की बात करे तो मतलब वो फ्रंट एंड या यूजर इंटरफेस की बात कर रहा है। .NET जावा की बात करे तो वो बैकएंड की बात कर रहा है। और अगर ये SQL सर्वर, PL SQL इन सब की बात करे, ओरेकल वगैरह की, तो मतलब डाटाबेस की बात कर रहा है। अब एप्लीकेशन बननी कैसे शुरू हुई, कैसे बनी, स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन का बनना, उसे बोलते हैं टीयर सिस्टम। कि जब शुरू में एप्लीकेशन बनी, अब धीरे धीरे यहाँ पे दिखाऊंगा पेंट पे कैसे एप्लीकेशन बनी। ये थोड़ा मजेदार टॉपिक है, मुझे मजा आता है इसे पढ़ाने में भी, और होपफुली आपको पढ़ने में भी मजा आए। अब देखो, जब शुरू में एप्लीकेशन बनी तो कैसे बनी? जो एप्लीकेशन बनी उसे बोला वन टीयर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं बस, कि कभी सोचा है आपने कि जो आप वेबसाइट में ये श्रीकांत पांडे fullstack.com लिख रहे हो, तो ये आपको दिख कैसे रहा है? या फिर amazon.com लिख रहे हो, तो आप तो यूजर हो, आपको तो दिख रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन कैसे दिख रहा है ये भाई? किसी ने तो ये कोड वोड लिखा होगा, वो कोड कहां पे पड़ा होगा कि हमें दिख रहा है? तो वेब एप्लीकेशन या फिर किसी भी एप्लीकेशन का एक समझ लो फंडा होता है कि अगर उसको मुझे मल्टीपल यूजर को दिखाना है, तो मुझे उस एप्लीकेशन को एक सर्वर पे होस्ट करना होगा। एक सर्वर पे मुझे अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी। जैसे ही अमेजोन को मैंने सर्वर पे डाला, फिर कोई भी बंदा जिसके पास ब्राउजर होगा, वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, कि अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन सर्वर पे डाल दी, तो कोई भी बंदा जिसके पास ब्राउजर होगा, वो मेरी एप्लीकेशन देख पाएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जी सर, क्लियर है। पारस आप, अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन सर्वर पे नहीं बनाई तो कोई कुछ नहीं देख पाएगा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। भगवान तो देख लेंगे, लेकिन नॉर्मल बंदा नहीं देख पाएगा। जी सर। लेकिन अगर आपको अपनी एप्लीकेशन दिखवाने के लिए सर्वर पे डालना जरूरी है। सर्वर क्या होता है? बहुत सारी कंपनियां सर्वर बेचती हैं। तो जैसे आपने एक बड़ी फेमस कंपनी का नाम सुना होगा, गोडैडी। सुना है गोडैडी? जी नहीं सुना? जी। जी तो ये सर्वर बेचती है। ऐसी बहुत सारी, माइक्रोसॉफ्ट भी सर्वर बेचती है, गूगल भी बेचती है, तो ये लोग सर्वर बेचते हैं। क्या 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 होता है, आप सर्वर पे डाल दो, उस सर्वर पे जैसे ही डालोगे, अगर आप फिर किसी भी दुनिया में यूजर के पास अगर ये होगा ब्राउजर, तो वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, तो अब टीयर सिस्टम पे आते हैं। जब शुरू में एप्लीकेशन बनना शुरू हुई, तो बंदों ने क्या किया? वन टीयर सिस्टम बनाया। वन टीयर सिस्टम का मतलब क्या है? एक ही सर्वर पे तीनों चीजें डाल दी। मैं सबका नाम नहीं लिखूंगा, टाइम फालतू में कंफ्यूज नहीं करते। ये यूआई मान लेना, आगे वाले को, बीच वाले को बैकएंड, पीछे वाले को डाटाबेस। जब नया नया सिस्टम बना भाई, तो उन्होंने सब चीज एक में ही डाल दी, इसे बोला गया वन टीयर सिस्टम।
1 टीयर का मतलब सब कुछ एक जगह पड़ा हुआ है, कोई कोड चेंज करना है मस्त एक जगह करो, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी। ये सिस्टम बहुत मस्त चला कुछ टाइम तक तो, लेकिन क्या इस सिस्टम में आपको कुछ दिक्कत दिख रही है या नहीं दिख रही? बताओ पारस। दिक्कत सर इसमें यही है, जैसे हमें किसी चीज़ में अमेंडमेंट करने हैं तो अलग अलग अमेंडमेंट नहीं होने के। जैसे सपोज हमें डाटाबेस में कुछ और मतलब स्टोरेज ऐड करनी है, डाटाबेस ऐड करना है, तो अलग अलग नहीं कर सकते, फिर सभी में होगा एक साथ जहाँ तक। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो कि बिल्कुल जी सही कह रहे हो। यही दिक्कत है एक्चुअली, कि दिक्कत क्या है इसमें कि भाई कल को मान लो मेरे डाटाबेस में कुछ दिक्कत आ गई, मैंने डाटाबेस सही करने वाले बंदे को बुलाया, अब वो क्योंकि तीनों एक ही सर्वर पे पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, सर्वर को स्टॉप करेगा, डाटाबेस में काम करेगा, और जब तक सही नहीं होता तो ये दोनों बंदे जो कि पूरी तरह से सही सलामत जिंदा हैं, इन्हें भी रुकना पड़ा। और मैंने अपनी कंपनी में 10 डेवलपर हायर किए हुए हैं, 10 डेवलपर, 8 बंदे काम करते हैं बैकएंड और फ्रंट एंड पे, एक दो बंदे करते हैं डाटाबेस पे। तो एक डाटाबेस की वजह से वो आठों बंदे बैठ के देख रहे हैं, अच्छा आज आज सर्वर वाला आया हुआ है, चलो आज हमारी छुट्टी, मजे करो। और ऐसा काम होने लगा तो कंपनी लुट गई। तो इसीलिए शुरू में तो ये जब सिस्टम आया तो ठीक चला, पर ये जाहिर सी बात है फेल होना ही था, तो फेल हो गया। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। तो 1 टीयर सिस्टम ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि टीयर सिस्टम क्या होते हैं या फिर कितने टाइप के टीयर सिस्टम होते हैं, तो उसमें बताना आप ये कि भाई सबसे पहला होता है 1 टीयर सिस्टम आया। उसके बाद इंसान इंसान कदम बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है। कोरोना भी आया था तो ऐसा नहीं हुआ था कि पहले दिन ही वैक्सीन आ गई थी। पहले मास्क आए, कुछ आया, फिर एक टेम्पररी चीज आई, धीरे धीरे करके ऐसे ही इवॉल्व होता है ना। कोई भी चीज हो तो इंसान ऐसे ही इवॉल्व होता है, एक स्टेप बाय स्टेप। तो किसी महान इंसान के दिमाग में आइडिया आया कि हम 2 टीयर सिस्टम बनाएंगे। इन्होंने कहा बहुत बढ़िया भाई, क्या करोगे? इन्होंने कहा 2 टीयर में क्या करोगे, किसको अलग करें किसको ना करें? तो इन्होंने कहा अच्छा ये बात भी सही कह रहे हो तुम, तो एक काम करते हैं ना, हम 2 टीयर में ऐसे करते हैं। 2 टीयर में क्या करेंगे हम, यार डाटाबेस, उन्हें लगा कि डाटाबेस यार भारी होता है क्योंकि सब कुछ जाके सेव तो डाटाबेस में ही होता है। तो डाटाबेस में डाल देंगे, डाटाबेस को अलग रख देते हैं, और आगे बैकएंड और फ्रंट एंड को एक जगह रख लेते हैं, राइट? तो तब इसे कहते हैं 2 टीयर सिस्टम, कि एक जगह डाटाबेस रख दिया, बाकी दो को अलग रख दिया। ये क्या था, 2 टीयर सिस्टम था। ये भी थोड़े टाइम तक तो बिल्कुल सही चला कि चलो डाटाबेस भारी होता है, लेकिन जाहिर सी बात है जो पहले में दिक्कत थी वो अभी भी दिक्कत है। जो पहले में दिक्कत थी वो अभी भी दिक्कत है, कि भाई इन दोनों में तो वही प्रॉब्लम है ना, कि अगर इसमें दिक्कत आई बिजनेस लॉजिक में तो बंदा रुका, या फिर यूआई में दिक्कत आई तो बंदा रुका। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है, राइट? और ऐसे इन्होंने घुमा फिरा के देखा, फिर पहले क्या किया कि अच्छा एक काम है, डाटाबेस और बैकएंड को यहाँ रख दो, या फिर किसी दो को अलग रख दो। पर कुछ भी किया इन्होंने, पर 2 टीयर सिस्टम भी कुछ टाइम के बाद फेल हो गया। फिर फाइनली क्या आया, 3 टीयर सिस्टम। ये एक बड़ा बड़ा चीज आई, ये बड़ी चीज आई। इन्होंने क्या कहा, यार ये हमें झंझट ही नहीं पालना, कि करने का सबको अलग अलग करो, अपना बैकएंड अलग, अपना डाटाबेस, सॉरी डाटाबेस अलग, बैकएंड अलग और यूआई अलग। कह रहे आप कोई दिक्कत नहीं है, आप हम खुश हैं। तो बहुत टाइम तक ये जो 3 टीयर सिस्टम था, ये बहुत सही चला था बहुत टाइम तक। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत अभी है। अब इसकी दिक्कत समझो, और जो दिक्कत को कैसे सॉल्व हुआ वो समझना। इसकी दिक्कत ये है कि ये बिल्कुल मस्त चल रहा था कुछ टाइम तक, कि भाई तीनों अलग अलग हैं, ले बंदे खुशी से जी रहे हैं। बैकएंड में दिक्कत आ रही है तो खाली बैकएंड वाले को प्रॉब्लम हो रही है, फ्रंट एंड में दिक्कत आ रही है तो खाली फ्रंट एंड को प्रॉब्लम हो रही है, डाटाबेस में दिक्कत आ रही है तो खाली डाटाबेस को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कंपनी बड़ी होती गई। अब कंपनी बड़ी हुई तो उसमें डिपार्टमेंट्स बनने शुरू हुए। एक हुआ एचआर डिपार्टमेंट, एक बना आईटी डिपार्टमेंट, एक बना फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक बना ऑपरेशन। हर एक ठीक, आजकल एक ठीक ठाक कंपनी में इतने डिपार्टमेंट तो होते ही हैं, चारों डिपार्टमेंट।
अब मेरी वेबसाइट जो इन चारों डिपार्टमेंट को हैंडल करती थी उसने फिर से दिक्कत देनी शुरू कर दी। अगर मेरी वेबसाइट का वाला पोर्शन, वाला मॉड्यूल जो एचआर सिस्टम को हैंडल कर रहा है उसमें दिक्कत आई है, तो भी जो आईटी, फाइनेंस, ऑपरेशन सबका काम ठप पड़ा हुआ है। सब चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, अबे यार एचआर वाला खराब हो गया, अब मैं क्या करूं, चलो मेरी भी छुट्टी। तो ये भी दिक्कत वाली बात हुई हुई या नहीं हुई पारस? हाँ जी सर, हुई। हुई ना? तो जी इसके लिए क्या आना चाहिए कि कौन सा सिस्टम बना दें? 4 टियर बना दें? जी 4 टियर कैसे बना देंगे? हमें क्या पता कितने डिपार्टमेंट है, तो हम जी जी बनाएंगे मल्टी। एन टियर। 4 टियर नहीं अच्छा। बनाएंगे, हम बनाएंगे एन टियर, जहां पे वेयर एन इज एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्या भैया, ये झंझट मत पालो कि 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर। आप जो काम करोगे एन टियर में करोगे। अब एन टियर क्या होता है भाई? मल्टीपल डाटाबेस, मल्टीपल बैकएंड और मल्टीपल यूआई। तो जिसको जहां पे दिक्कत आए, जिसको खाली अब जहां पे, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एचआर वाला बंदा फंसा तो खाली एचआर में, आईटी वाला फंसा तो खाली आईटी को दिक्कत, फाइनेंस में फंसा तो खाली फाइनेंस को दिक्कत, ऑपरेशन को में फंसा तो खाली ऑपरेशन को दिक्कत। तो क्या ये सिस्टम तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है? हाँ जी सर। आपको लक्ष्मीकांत ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है? लक्ष्मीकांत अनम्यूट होकर बोलो। हाँ जी। ठीक है। तो ये सिस्टम काफी टाइम तक सही चला भाई, लेकिन हम्म, एक्चुअली में अभी भी एनटीआर सिस्टम यूज होता है। लेकिन अब ये सोचो, ये चीजें जो हमारे लिए तो अभी हम हवा में बातें कर रहे हैं। अभी तो हम कह रहे हैं इसको अलग सर्वर पे डाल दो, इसको अलग सर्वर पे डाल दो, इसको अलग, इसको अलग। एक सर्वर की कॉस्ट में पता है कितनी होती है? काफी महंगे महंगे सर्वर आते हैं। तो सबको अलग अलग डालना भी इज नॉट अ गुड आइडिया। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, और ये मैं तुम्हें अपने पढ़ाऊंगा तो बार बार पूछूंगा तुमसे। अभी पहली बार मैं खाली स्टूडेंट्स को बताता हूं, उसके बाद तुमसे पूछता हूं। तो बताओ, इन चारों टीयर में से कौन सा टीयर सिस्टम बढ़िया हुआ, बढ़िया है? बताओ बताओ पारस, कौन सा टीयर सिस्टम बढ़िया है? बढ़िया तो सर एन टीयर सिस्टम ही हुआ, बट वो ज़्यादा सर्वर पे डालने की वजह से वो दिक्कत करेगा। महंगा हो जाएगा। तो कभी जी भी महंगा हो इंटरव्यू में जाएगा। अगर आपसे आपसे ये पूछें कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया, तो हमारी टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज बढ़िया नहीं होती। जी एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ना ही एन टीयर बढ़िया है, ना 3 टीयर, ना 2 टीयर, ना 1 टीयर। डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे अपनी ये वेबसाइट बनानी है, श्रीकांत पांडे फुल स्टैक .com, अब जिसमें सिर्फ रिज्यूमे देना है मुझे, तो मैं क्यों ये एन टीयर बनाऊंगा? मैं तो खाली 1 टीयर बना दूंगा ना। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी कंपनीज के ऊपर, कि कंपनी के पास कितना बजट है, उनके ऊपर कितना है। क्या एचआर में इतना काम भी होता है कि उसको अलग से सर्वर प्रोवाइड किया जाए? अगर इतना काम ही नहीं होता तो उसे अलग से सर्वर क्यों प्रोवाइड करेंगे? लेकिन क्या ये डिसीजन आप लेते हो? नहीं, आप नहीं लेते। जब आर्किटेक्ट, हम लोगों के लेवल के एक्सपीरियंस वाले बंदे, जब क्लाइंट से जब फर्स्ट टाइम मीटिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की मीटिंग करते हैं, आर्किटेक्ट लोग या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर लोग जो होते हैं, तो वो ये सब चीजें डिस्कशन होती है, जहां पे उनका पैसा डिस्कशन होता है, कितना आपका बजट है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। वहां पे टेक्निकल आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि अच्छा, आपके यार एचआर में इतना काम होता नहीं है, तो उसको अलग से सर्वर देना आपके लिए फिजूल खर्च है, तो उसको मत दो। तो उनके रिकमेंडेशन पे ये टीयर सिस्टम बनते हैं, और उसी के बेस पे हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, अभी। तो जब कोई भी क्वेश्चन पूछे, आगे समय समय पे मैं ये क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आपका आंसर हर बार ये होना चाहिए कि नथिंग इज बेटर। कोई भी चीज बेटर नहीं होती, डिपेंड होता है कि कौन सी सिचुएशन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं सुई बेटर है या तलवार बेटर है, तो आप बोलोगे भाई डिपेंड करता है ना, कपड़ा सिलना है तो सुई बेटर है, किसी से लड़ाई करने जाना है तो तलवार बेटर है। जी तो सर। उसी तरह से कोई भी सिस्टम बेटर नहीं है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।
और अब करेंगे सीधा अपने अपने कोर्स की शुरुआत। यही बेसिक है एक्चुअली, इतना बेसिक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए था कि तभी आप समझ पाओगे जब मैं आगे डॉट नेट का पढ़ाऊँगा या फिर जावा में जब वो आपको पढ़ाएँगे रजनीश सर, तो आप समझ पाओगे कि कैसे वो बता रहे हैं बातें। आज की क्लास में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो आपका? पारस आप बताओ? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। लक्ष्मीकांत आपका? बिल्कुल। नहीं राइट? लक्ष्मीकांत पे मुझे या भरोसा है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। हो सकता है टियर हाँ, वगैरह लक्ष्मीकांत आपको क्या नहीं कुछ हाँ, नया एग्ज़ैक्ट हाँ, टियर वाला जो सेक्शन था, वो कंप्लीटली अच्छा, यूज़ अच्छा। काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं था पहले से। ठीक है, ठीक है। बाकी चीज़ों में हुँ, भी कि जैसे वर्चुअल कैसे काम आता है, ये जो बड़े-बड़े बिल्कुल। ब्रांड हैं, कि फ्रंट एंड से हाँ, कैसे हाँ। कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत आप कुछ ना कुछ तो लेके जा रहे हो आज, राइट? हाँ, श्योर, श्योर। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। हुँ, हुँ। 1 सेकंड मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर देता हूँ।